Hello everyone, welcome to our channel. This is क्लास नंबर 14 ऑफ करंट अफेयर्स। आज की वीडियो शुरू करते हैं। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2024। अब देखिए, लोकसभा के बारे में हमने बात की थी कि लोकसभा के चुनाव हुए, इसके साथ ही परिणाम किसका आया? 4 राज्यों का आया, जिसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम। सिंपल बात आपको क्या क्या याद रखनी है, जो हम पहले भी बता चुके हैं। टोटल सीटें याद रखनी है, मुख्यमंत्री का नाम याद रखना है, उप मुख्यमंत्री का नाम याद रखना है, डिप्टी सीएम का नाम। ठीक है, इसके साथ साथ आपको और जो इम्पोर्टेंट 1-2 फैक्ट आता है वो भी देख लेना। पहले आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की ये क्या है? 15वीं विधानसभा। कितनी? 15वीं विधानसभा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो कार्यकाल 12 जून 2019 से 11 जून 2024 तक निर्धारित था। अब यहाँ पर टोटल सीटें याद रखनी है 175। कितनी सीटें? 175 सीटें हैं, ये याद रखना है। हर राज्य की सीटें याद रखनी है। अब यहाँ पर सरकार किसकी बनी? गठबंधन की, टीडीपी, बीजेपी और जनसेना पार्टी का क्या है? गठबंधन था। तो इनको यहाँ पर क्या है? जीत मिली है। तो मुख्यमंत्री कौन बने? एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चौथी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू। और उप मुख्यमंत्री कौन बने? पवन कल्याण, जनसेना पार्टी के संस्थापक पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा विधानसभा चुनाव। टोटल सीटें 147 याद रखना है। वहाँ कितनी थी आंध्र प्रदेश में? अभी हमने यहाँ बताया है 175। और यहाँ कितनी है? 147 उड़ीसा में। ठीक है, यहाँ जीत किसकी हुई? बीजेपी ने मेजोरिटी हासिल की है। टोटल सीटें कितनी जीती? 78 सीटें जीती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जीत के साथ जो बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक के 24 साल के लंबे शासन का अंत कर दिया है। किसने? बीजेपी ने। नए मुख्यमंत्री कौन बने? मोहन चरण मांझी। नाम याद रखना है क्योंकि नया नाम है। ठीक है, मोहन चरण मांझी। उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव और पार्वती परिदा, ये क्या बने हैं? डिप्टी सीएम बने हैं। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। 60 सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश में। अब तक हमने आंध्रा देखा। आंध्रा में कितनी? 175, 134। यहाँ कितनी थी? उड़ीसा में 147 है। ठीक है, 147। तो इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाती है, याद रखने हैं। 60 अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनी है? बीजेपी की सरकार बनी है। ठीक है, तो 46 सीटें जीती। और यहाँ पर पेमा खांडू को लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं अरुणाचल प्रदेश के। उप मुख्यमंत्री 54 मीन बनी है। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम में टोटल सीटें कितनी हैं? ये ध्यान रखना है। टोटल सीटें कितनी है? 32। ठीक है, और यहाँ पर सरकार किसकी बनी है? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा एसकेएम की। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक, तो चारों मुख्यमंत्री के नाम याद रखना। चंद्रबाबू नायडू कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। फिर उड़ीसा के कौन? यहाँ पर मांझी साहब हैं, मोहन चरण मांझी। फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू। ठीक है, इसके बाद फिर प्रेम सिंह तमांग कहाँ के? सिक्किम के। ठीक है, सिक्किम के बने हैं। अब देखते हैं धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी, एक अंतर्देशीय विश्लेषण। 7 मई 2024 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम द्वारा क्या है? एक अध्ययन प्रसारित किया गया। अब इसमें क्या है? इस अध्ययन को
शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ अक्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950 से लेकर 2015 के नाम से प्रकाशित किया गया। ठीक है, इस रिपोर्ट में जो विश्व भर में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर एक विस्तृत अंतर्देशीय विश्लेषण किया गया। कुल मिलाकर बात यह है, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी का डेटा यहाँ दिया गया है। भारत में हिंदुओं की हिस्सेदारी में क्या है, कमी दर्ज की गई है। अगर 1950 से 2015 तक देखें 7.82% की। 1950 में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी जो मुस्लिम, ईसाई और सिख हैं इनकी हिस्सेदारी बढ़ी है। अब जो हिंदू समुदाय है 84.68% से कितना 78.06% हो गया है 1950 से 2015 तक। और डेटा देखें, अगर मुस्लिम आबादी का 9.84% से 14.09% हो गया है। ईसाई आबादी भी 2.24% से बढ़कर 2.36 हो गई है। सिख आबादी भी बढ़ी है 1.24 से 1.85। बौद्ध जनसंख्या भी बढ़ी है 0.05% से 0.81%। लेकिन जैन की जो संख्या है वो घटी है। हिंदू और जैन की संख्या घटी है, बाकी समुदाय की बढ़ी है। 1950 में जैन 0.45% थे, 2015 में 0.26% हो गई है, गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, ये डेटा थोड़ा याद रख लेना, पूछ लेंगे मैचिंग वगैरह में भी। नागरिकता संशोधन नियम 2024। देखिए 2019 में एक लॉ पास हुआ था, मतलब एक बिल पास हुआ था, जिसमें क्या है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से पलायन कर कर जो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई भारत आते हैं तो उनको क्या है, एक तरह से यहाँ नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 में संशोधन किया गया। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन हुआ। 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा यह विधेयक पारित किया गया। फिर 12 दिसंबर 2019 को साइन हो गए राष्ट्रपति जी के। तो ये क्या है, जो विधेयक था नागरिकता संशोधन अधिनियम बन गया। ठीक है, लेकिन 10 जनवरी 2020 से यह अधिनियम लागू हो जाएगा, परंतु नियमों के अभाव में यह अधिनियम अनुसूचित नहीं किया जा सका था। लेकिन 11 मार्च 2024 को राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया जाता है। जो 2019 में जो यह अधिनियम था, अब ये क्या है, काम करेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से, जैसा कि हम बता चुके, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो हजारों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई, ठीक है, प्रवास होता है इनका, 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं और उन्हें भारत की नागरिकता चाहिए तो वो मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये समझ आया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। ठीक है, बाकी अमेंडमेंट हुआ किसमें, 1955 वाले अधिनियम में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो यही थी। बाकी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता संबंधी आवेदनों को संसाधित करने का काम केंद्र सरकार के तहत डाक विभाग, जनगणना, रेलवे और एनआईसी के अधिकारियों को सौंपा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना। नाम याद रखना है, दिबांग कहाँ पर है, ये भी ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ, एपी में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इस परियोजना का निर्माण अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग घाटी जिले में स्थित मुल्ली गांव के निकट किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने रखी है और लागत 31,875 करोड़ NHP लिमिटेड द्वारा किया जाएगा इसका विकास। हाईएस्ट
कंक्रीट ग्रेविटी डैम होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाईएस्ट आरसीसी डैम ऑफ द वर्ल्ड। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सिद्रापोंग जल विद्युत स्टेशन भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। 10 नवंबर 1897 को ये कमीशन किया गया था। कहाँ है ये सिद्रापोंग? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा संचालित जल विद्युत संयंत्र चीन स्थित 3, ये याद रखना है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा कहाँ है? चाइना में है, ये ध्यान रखना है। सैला सुरंग राष्ट्र को समर्पित। अब सैला सुरंग ध्यान रखना है कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है सैला सुरंग, ठीक है। इसका जो काम है वो BRO द्वारा, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोजेक्ट वर्तक, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्तक के अंतर्गत किया गया था। 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है सैला सुरंग, ठीक है। याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में है। तो बाकी इसमें यही इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बाई लेन, विश्व की सबसे लंबी द्वि लेन सड़क सुरंग है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। सैला सुरंग जिले का नाम याद रखना है। सैला सुरंग भारत की सबसे ऊंची सुरंग, इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सैला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग, हाईएस्ट टनल इन इंडिया के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। यह सुरंग भारत में इंजीनियरिंग का चमत्कार है और यह सुरम्य नगर तवांग के लिए कनेक्टिविटी में परिवर्तन लाएगी। तो सैला सुरंग अरुणाचल प्रदेश, ठीक। और अभी हमने कौन सा वो देखा था ऊपर यहाँ पर दिबांग बहुउद्देशीय, ये भी अरुणाचल में है। सिद्रापोंग का है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। ब्रांसा पुल को मान्यता, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ब्रांसा ब्रिज को विश्व के सबसे ऊंचे मल्टी स्पैन ब्रिज के रूप में मान्यता प्रदान की गई, ठीक है। ये कहाँ है? लद्दाख में। ब्रांसा पुल, ब्रांसा पुल कहाँ है भैया? ये लद्दाख में, ठीक है। ये कुछ बातें याद रखना, जगह पूछ ली जाएगी। ब्रांसा पुल कहाँ है, सैला सुरंग कहाँ है, दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये सारी बातें याद रख। कौन सी नदी पर है? सियोक नदी पर, ठीक है, सियोक नदी पर। 14,900 फीट की ऊंचाई पर इस पुल का निर्माण किया गया है, ठीक है जी। शौर्य की प्रतिमूर्ति जो लाचित बरफुकन है, ठीक है, ये क्या है? अहोम साम्राज्य की जो शाही सेना थी उसके जनरल थे। तो इन्होंने क्या है, इनकी सेना ने मुगलों को पराजित किया था, ठीक है। और लाचित बरफुकन ने 1871 ईस्वी में लड़े गए सराय घाट के युद्ध, बैटल ऑफ सराय घाट में असमिया सैनिकों को प्रेरित किया था, जिसके फलस्वरूप इस युद्ध में मुगलों को करारी हार का सामना करना पड़ा था, ठीक है। लचित बरफुकन के 400वीं जयंती वर्ष के रूप में मनाया गया। कब? 2022 को, ठीक है। 2022 में इनकी 400वीं जयंती मनाई गई। सरायघाट के युद्ध में लाचित बरफुकन की वीरता और असमिया सेना की विजय के स्मरण में असम में राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष 24 नवंबर को लाचित दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे ध्यान रखने हैं, ठीक है। 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जोरहाट आसाम में लाचित बरफुकन की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। 84 फीट की प्रतिमा है, 41 फीट ऊंचे। ये इतना काम की बातें नहीं है कि नाम याद रखना है इनका। लाचित बरफुकन, युद्ध का नाम याद रखना, बैटल ऑफ सरायघाट 1671, ठीक है। औरंगजेब की मुगल सेना थी और इधर किनका नाम आता है? लाचित बरफुकन, ठीक है, अहोम साम्राज्य से लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक और देख लेते हैं, स्टैचू ऑफ वननेस। इसका अनावरण किसके द्वारा? शिवराज सिंह चौहान जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, कहाँ के? MP के। अब आदि गुरु शंकराचार्य की एक विशाल प्रतिमा है, इसको स्टैचू ऑफ वननेस
का नाम दिया गया। कहाँ पर? खंडवा जिले की पुनासा तहसील में मंदाता पर्वत पर स्थापित की गई। ये ध्यान रखना, 108 फीट ऊंची है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। डॉक्टर BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा है, 125 फीट ऊंची है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। विश्व में डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है संसदीय विशेष अधिकार पर ऐतिहासिक निर्णय नॉट फॉर वोट मामला। ठीक है, ये संसद में पास हुआ। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की पीठ ने सीता सोरेन बनाम भारत संघ वाद की सुनवाई करते हुए 4 मार्च 2024 को 1998 के PV नरसिम्हा राव बनाम राज्य मामले में 5 न्यायाधीशों द्वारा बहुमत के आधार पर दिए गए फैसले को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के उपरांत संसद तथा विधानमंडल सदस्यों को भाषण या वोट के लिए रिश्वत लेने के मामले में संसदीय विशेष अधिकार के तहत प्रतिरक्षा नहीं प्राप्त होगी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत रिश्वत लेने के मामले में संसद तथा विधानमंडल सदस्यों के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच व मुकदमा शुरू करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। सिंपल भाषा में यूं कहें, पहले MP और MLA अगर रिश्वत लेते थे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अब होगी। ठीक है, कौन से अधिनियम के तहत? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत। ये याद रखना है। ऐतिहासिक फैसला देने वाली इस बेंच में 7 सदस्य कौन कौन थे? जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस MM सुंदरेश, जस्टिस PS नरसिम्हा, जस्टिस JB पर्दीवाला, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस मनोज मिश्रा। ये 7 थे। ठीक है जी। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी प्रदान की है 29 फरवरी 2024 को। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस योजना को लॉन्च किए जाने की डिक्लेरेशन की गई थी। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, इसके तहत क्या है? 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो अच्छी योजना है। ठीक है, इसमें क्या है? 1 करोड़ परिवार प्रति माह 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। 75,021 करोड़ रुपए निर्धारित परिव्यय है, टोटल आउटले है। ठीक है, तो आपसे सिंपल क्या पूछेंगे? PM सूर्य घर योजना किससे रिलेटेड है? ठीक है जी, इस तरह से पूछ लेंगे। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। ये किससे रिलेटेड है? एविएशन के क्षेत्र में। अब इसमें क्या है? यह कार्यक्रम देश भर की बालिकाओं और महिलाओं को स्टेम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स जैसे क्षेत्रों में स्किल को सीखने का अवसर प्रदान करेगा। इसमें क्या है? प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। स्टेम बोइंग सुकन्या कार्यक्रम याद रखना है, एविएशन से रिलेटेड है। BITC परिसर, ये कहाँ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु कर्नाटका में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के कैंपस का उद्घाटन किया। 1600 करोड़ रुपए के निवेश से 43 एकड़ क्षेत्र में निर्मित है BITC। यह बोइंग द्वारा अमेरिका के बाहर इस प्रकार का सबसे बड़ा निवेश है। ठीक है, यह अमेरिका के बाहर बोइंग की सबसे बड़ी एरोस्पेस इंजीनियरिंग फैसिलिटी है। कहाँ पर? फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री ने तुमकुरू कर्नाटका में हाल को राष्ट्र को समर्पित किया था। हाल का मतलब है हेलीकॉप्टर
ये हेलीकॉप्टर से रिलेटेड है, ठीक है। हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा है। स्वाति पोर्टल है, ये किससे रिलेटेड है? साइंस फॉर वुमेन, आर्ट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ये स्वाति पोर्टल, BITC परिसर, बोइंग सुकन्या योजना, ये याद रखना है। यह भारत में अपनी तरह का पहला पोर्टल है और कंप्लीट इंटरेक्टिव डेटाबेस है। कहाँ? इसे नई दिल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा विकसित किया गया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चुनावी बॉन्ड से देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ही जो राष्ट्रीय न्यूज़ है उनको ख़त्म करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।